नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उनकी मदद कर सकें उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। हर रोज हम आपको बताते हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोशिश इस शो के जरिए हमारी यही होती है कि आप अपने गोल्स को हासिल कर सकें, आपको हम एनकरेज कर सकें कि अब तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो अभी से कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए आप लॉन्गर टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, कैसे शुरुआत करें, जो शुरुआत की है वो बेहतर है या फिर नहीं, या कैसे गोल्स आप अपने हासिल कर सकते हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव देख सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योरमनी लिखकर। आज हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे। ऋषिकेश नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले आज हम बात करेंगे फंड्स ऑफ फंड्स की। सबसे पहले तो इनफैक्ट काफी व्यूअर्स होंगे जिनको इस कैटेगरी के बारे में मालूम है, काफी ऐसे होंगे जिनको जानकारी नहीं है, बट एज नेम इंडिकेट अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो जो भी फंड्स होते हैं, जो फंड्स ऑफ फंड्स कहलाते हैं, एग्जैक्टली वो कौन सी कैटेगरी होती है, इसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड होते हैं, बताइए। दीपाली जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया। सबसे पहले हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे फंड ऑफ फंड होते क्या है। तो सबसे पहले हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि फंड होता क्या है। एक म्यूचुअल फंड की हम जब बात करते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं उसके बारे में। एक म्यूचुअल फंड अधिकतर करके एक बास्केट होती है, बास्केट ऑफ इक्विटी स्टॉक्स होता है। एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो करीबन 13 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। उन 13 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है, उसे कहते हैं फंड ऑफ फंड। अब फंड ऑफ फंड का की परिभाषा क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। फंड ऑफ फंड भी एक बास्केट होता है, लेकिन इस बास्केट में और अलग किस्म के फंड्स आते हैं। तो एक फंड होता है वो अलग फंड्स में निवेश करता है, तो एक बास्केट होती है जिसमें अलग अलग किस्म के फंड्स आते हैं। तो ये होता है फंड ऑफ फंड। अधिकतर देखा जाए तो कौन सी कैटेगरीज ऑफ फंड है। जनरली इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल इक्विटीज, ऐसे कैटेगरीज पाई जाती है फंड ऑफ फंड कैटेगरी में। तो ये एक ब्रॉड परिभाषा है फंड ऑफ फंड्स की, जो एक कैटेगरी है ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके अच्छा, एक चीज और बताएंगे आप ऋषिकेश की, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स और साथ ही फंड्स ऑफ फंड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल कॉस्ट या टैक्सेशन? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट और टैक्सेशन क्या आती है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट की भी बात करेंगे। अधिकतर हम अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स देखें तो कॉस्ट करीबन 1.8% की आती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, फंड ऑफ फंड है, वो फंड जो है वो और दूसरे फंडों में निवेश करता है। तो पहले तो वो अपना एक कॉस्ट लगा लेता है, करीबन 30 से 40 पैसे की कॉस्ट आ जाती है उसकी। और जो अंदर जो फंड्स होते हैं, जो बास्केट में फंड्स होते हैं, उसकी एक 1.5 से 1.8 के दरमियान की कॉस्ट आती है। तो दोनों कॉस्ट अगर मिला लो, वो 50 पैसे की कॉस्ट और 1.8% की कॉस्ट, करीबन 2-2.5% की कॉस्ट हो जाती है। तो ये हुआ कॉस्ट के का समझना फंड ऑफ फंड के। अभी टैक्सेशन के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हम इक्विटी फंड ऑफ फंड की बात करेंगे। इक्विटी फंड ऑफ फंड कौन से होते हैं? जहां पे 90% से ज्यादा इक्विटी में निवेश होता है, उसे इक्विटी माना जाता है। वहां पे इक्विटी जैसा ही टैक्सेशन होता है। शॉर्ट टर्म होता है अगर 1 साल से पहले हो, 1 साल के बाद अगर हो तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए करीबन 20% का टैक्स आता है और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% का टैक्स आता है। डेट ओरिएंटेड जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं, उनका टैक्सेशन जो है वो सरल है, वो स्लैब रेट के हिसाब से आता है, क्योंकि डेट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की परिभाषा कुछ नहीं है, सब कुछ ही शॉर्ट टर्म माना जाता है। और जो तीसरी कैटेगरीज है अदर्स, वहां पे टैक्सेशन ऐसा आता है, वहां पे जो ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म है वो 24 महीने का होता है। जैसे मैंने पहले कहा, इक्विटी का 12 महीने का होता है, ये अदर्स का 24 महीने का होता है। अगर 24 महीने के पहले अगर आप रिडीम करो तो आपको टैक्सेशन करीबन स्लैब रेट के हिसाब से लगता है, और उसके बाद करो तो आपको 12.5% के हिसाब से लगता है। तो एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलता है। तो ये हुआ टैक्सेशन, और पहले मैंने बताया कॉस्ट के बारे में। ओके साथ ही एक और सवाल क्विकली आपसे जानना चाहेंगे ऋषिकेश। एक तो आपने बताया एग्जैक्टली कि फंड्स ऑफ फंड्स होते क्या हैं। अगर अब हम पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन की बात करें तो
फंड्स ऑफ फंड्स वाला म्यूचुअल फंड कोई अगर अपने पोर्टफोलियो में रखता है तो क्या एज मिलेगा उसे? और अगर कोई इन्वेस्टर फंड्स ऑफ फंड्स को कंसिडर करता ही नहीं है, डायरेक्ट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है, तो क्या वो कुछ मिस कर रहा है? सबसे पहली बात तो जैसे मैंने पहले कहा कि टैक्स इतना लाभदायक नहीं है और कॉस्ट भी थोड़ी सी हायर साइड पे होती है। तो आपका उद्देश्य क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको फंड ऑफ फंड की पिकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपका अगर उद्देश्य ये है, आपका लक्ष्य ये है कि आपको इंडियन इक्विटी में या इक्विटी में निवेश करना है, तो ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में आप अगर निवेश करो तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि आपके पास कंट्रोल रहेगा, डाइवर्सिफिकेशन कर पाओगे और कॉस्ट भी सीमित रहेगी। लेकिन आपको अगर इंटरनेशनल इक्विटीज में निवेश करना है, जो इंडिया में पाना थोड़ा मुश्किल होता है और उसकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है, तो वहां पे निवेश करना है तो फंड ऑफ फंड एक काफी अच्छा जरिया माना जाता है जहां से आप निवेश कर पाओगे। और रहा सवाल गोल्ड और सिल्वर का, यहाँ पे भी आप एक तो ईटीएफ खरीद सकते हो या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तो विकल्प काफी सारे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको फंड ऑफ फंड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटीज में पार्टिसिपेट करना है तो इंडिया में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके वजह से वहां पे फंड ऑफ फंड का जरिया काफी अच्छा माना जाता है। ओके, तो ये फंड्स और फंड से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां हमने समझने की कोशिश की, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से, डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है कि टैक्सेशन या फिर ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट है या फिर उसमें क्या डिफरेंस है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। इन सब बातों को हमने समझा, फंड्स और फंड्स के बारे में, और तमाम बातें इनफैक्ट आपको बताई भी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब व्यूअर से करते हैं बातचीत। ये तो चर्चा हुई फंड्स ऑफ फंड्स की। अगर आपके पोर्टफोलियो में, इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में अगर फंड्स ऑफ फंड है या लेना चाह रहे हैं, तो आप अपना डेडिकेटेड क्वेश्चन भी इस शो में भेज सकते हैं, उसको हम एड्रेस करेंगे और उसको भी क्लियरली आंसर करने की पूरी आगे कोशिश रहेगी। लेकिन बात करते हैं व्यूअर्स से। संत कुमार दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास 6 म्यूचुअल फंड है, तो उसमें एक म्यूचुअल फंड से मैं निकलना चाहता हूँ। 15 साल हमारा होराइजन है, 12,000 रुपया मंथली है जी। यही पूछना है कौन सा फंड से बाहर निकलूं, तो फंड हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो पहले तो मैं आपका पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ व्यूअर्स को। और आपकी 12,000 की सिप चल रही है संत? हाँ जी सर। 2 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू और 15 ईयर्स का आपका टाइम होराइजन है, करेक्ट? हाँ जी। ओके, तो इनका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो मैं एक बार क्विकली स्क्रीन पर इनफैक्ट देख भी सकते हैं व्यूअर्स। तो ऋषिकेश को मैं बता देती हूँ, इनका 2000 पर मंथ है 5 फंड्स में इनफैक्ट, जिसमें निपॉन इंडिया मल्टी एसेट है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतिलोसल मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप है। अच्छा संत, आपके पोर्टफोलियो में यही 5 फंड्स हैं या फिर एक कोई और फंड भी है? निपॉन इंडिया लार्ज कैप। कौन सी कंपनी का बताया आपने? निपॉन इंडिया। ओके, हाँ एग्जैक्टली, मैं वही कैलकुलेशन देख भी रही थी कि 12,000 के सिप है, तो जो 5 फंड्स हमारे लिस्ट में है उसमें उसके हिसाब से तो सिर्फ 10,000 की सिप ही हुई, लेकिन 2,000 की एक और SIP है इनकी निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। तो बताइए, मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगेन मल्टी कैप और लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन है इनके पास। एक फंड ऐड किया है जो लिस्ट इन्होंने शेयर की थी उसके मुकाबले। 15 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋषिकेश क्या सजेशन रहेगा? सबसे पहले बात तो संजी नमस्ते, और मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अनुशासित जरिया अपनाया है निवेश करने का, जिसे हम SIP कहते हैं। अभी कुछ हार्ड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आपकी 45 साल की उम्र है, आप 12,000 की SIP करती है और करंट कॉर्पस 2 लाख का, और आपका होराइजन है जो 15 साल का है। अगर हम यही कंटिन्यू करते रहे, अगर हम कंटिन्यू करें 12,000 की SIP, तो हमारी राशि करीबन 75 लाख तक पहुंचने की गुंजाइश है अगले 15 सालों में। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब आप SIP करते हो तो आप उसमें एक स्टेप अप कीजिए। एक 10% का अगर आप स्टेप अप करते हो, स्टेप अप का मायना ये होता है, समझो आज आपकी 12,000 की SIP है, तो अगले साल से आपको उसको 10% से बढ़ाना है। सो 12,000 पे 10% 1,200 रुपए होता है, तो अगले साल से आप 13,200 की SIP करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप ये करते जाओगे अगले 15 सालों के, तो आपकी जो राशि 75 लाख
लाख की आपके पास जमा होने वाली थी, उसके जगह पे आपके पास 1,20,00,000 की राशि जमा हो सकती है। तो करीबन 50 लाख का इजाफा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, इंक्रीमेंटल रिटर्न हो सकता है। 10% से मूवमेंट करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके पास करीबन 50 लाख रुपए इंक्रीमेंटल हो गए, जो आज की तारीख में आपकी 75 लाख बनने की गुंजाइश है। अगर 14%, 12% के हिसाब से ग्रो होता है तो आपके 75 लाख बनेंगे, लेकिन अगर आप 10% का स्टेप अप करोगे तो आपका 1,20,00,000 की राशि जमा होगी। स्टेप अप का मायना में और एक रीजन बताता हूँ क्यों स्टेप अप करना चाहिए। स्टेप अप करने का एक मूलभूत कारण ये है कि हमारी इनकम जो है वो स्टेबल नहीं रहती, हमारे एक्सपेंसेस है वो स्टेबल नहीं रहते, तो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टेबल क्यों रहनी चाहिए। तो अगर हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है तो हमारी इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और उसी कारण से मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। एसआईपी करना तो बहुत ही जरूरी है, बहुत अनुशासित तरीका है निवेश करने का, लेकिन स्टेप अप बिल्कुल कीजिएगा। अब बारी आती है बात करने की आपके फंड्स के बारे में। मैंने आप तो लिख लिए थे आपके फंड्स कौन से है करके, तो मैं कहूंगा कि बंधन का फंड है या फिर कोटक और मोतीलाल, ये आप होल्ड कीजिएगा। पराग पारेख और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट है, आप शायद एग्जिट करना चाहोगे। और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? लार्ज कैप कैटेगरी में मेरे हिसाब से क्वांट लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी में करना चाहिए, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ये सबसे लंबा चलते आया हुआ फंड है, वहां पे आपने निवेश करना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन रहेगी, ये कुछ सलाह रहेगी मेरी आपके फंड्स के। और लेकिन आप स्टेप अप करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, वो करने से करीबन 45-50 लाख का आपको फायदा होगा। ओके, तो क्लियरली आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। पहली बात तो 15 सालों के नजरिए से देखें तो 75 लाख के आसपास की राशि आपको मिल पाएगी। स्टेप अप जरूर करें, यूजुअली स्टेप अप करना भी चाहिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो उस केस में आप 1.25 करोड़ के आसपास की राशि जमा कर लेंगे। प्लस आपके पोर्टफोलियो में बदलाव भी सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में निवेश कंटिन्यू रखिए। निपॉन के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप से निकलने की सलाह है। जहां आप निवेश कर सकते हो उसमें 3 नेम आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें क्वांट लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप शामिल है। बात करते हैं अगले व्यूअर्स से। राजेश हमारे साथ कनेक्टेड है छत्तीसगढ़ से। राकेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए सवाल। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल, आपकी ऑडियो मिल रही है, बताएं। जी हाँ मैडम, वही मेरे को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, और कुछ जैसे फंड तो मेरे ज्यादा है, इसमें कुछ कम करना चाहता हूँ मैं। ओके, फंड्स तो काफी सारे मैं देख पा रही हूँ। मेरे ख्याल से आपने लगभग 11-12 फंड्स रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में। 11 है मैडम। 11, और आपकी वाइफ का अलग से पोर्टफोलियो है, राइट? हाँ हाँ, उनका 3 एसआईपी है, 1 लमसम है। ठीक है, तो मैं दोनों पोर्टफोलियो बता देती हूँ। आपकी मंथली सिप जो राजेश राय जी की चल रही है वो 55,000 रुपए महीना की है। 10 लाख ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं। 12 से 15 सालों में 5 करोड़ का टारगेट है, और सालाना स्टेप अप भी करेंगे 10% फॉर नेक्स्ट 12 to 15 ईयर्स। फंड्स जैसे इन्होंने खुद मेंशन किया, छोटा करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। 11 फंड्स है, जो एग्जिस्टिंग 11 फंड्स है सभी में 5,000 ईच ही डाल रहे हैं। कौन से फंड्स है? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, एसबीआई लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई गोल्ड। तो फंड हाउसेस के साथ साथ कैटेगरीज का काफी डुप्लीकेशन है इनके पोर्टफोलियो में। एक इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो है ऋषिकेश, उसमें ये 15,000 रुपए महीना डाल रही है। 20 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, और 2 करोड़ का लक्ष्य है 12 से 15 सालों में। 3 ही फंड्स है 5,000 ईच। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप और एचडीएफसी डिफेंस में भी 1 लाख है। बताइए। राजेश जी नमस्ते। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा है कि आपने एक टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है अपने पोर्टफोलियो के लिए। आपने कहा है कि आपको 2 करोड़ की राशि तक पहुंचना है, जो अभी आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए। और आपके पोर्टफोलियो को अगर मैं देखूं तो अभी की आपकी राशि जमी हुई है करीबन 10 लाख की, और आप 55,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और आप उसमें स्टेप अप भी कर रहे हैं 10% का। तो अगर हम ये कंटिन्यू करें तो अपनी राशि करीबन 5.5 करोड़ की हो जाएगी अगले 15 सालों में। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे स्ट्रक्चरली कोई चेंज, स्ट्रेटेजिकली और स्ट्रक्चरली कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है आपकी वाइफ की। आपकी वाइफ की जो एसआईपी है 15,000 की, वहां पे भी हमने स्टेप अप करना चाहिए 10% का। अगर 13% का रिटर्न आता है तो 15 सालों में आपकी वाइफ के जो आज के 20 लाख रुपए है, और उसके
अधिकतर आपने अगर 15,000 की एसआईपी की तो और 15,000 की एसआईपी करते जाओगे तो आपके पास करीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए जमा होंगे, 2 करोड़ 9 लाख टू बी प्रिसाइज। लेकिन आप अगर उसमें भी स्टेप अप करोगे तो 2 करोड़ 65 लाख होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजिकली आपने जो अपने पोर्टफोलियो में किया है, जो 10% का स्टेप अप किया है, वो आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में भी कीजिएगा। एक बहुत अच्छा फायदा होगा, करीबन 60 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा अगले 15 सालों की अवधि में। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं फंड्स की बात करूं तो कौन से फंड्स में निवेश रखना चाहिए, कहां से निकलना चाहिए और कौन से नए फंड खरीदने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा मैं। आपने जो बोला उसमें से इन्वेस्ट में स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, पराग पैरेक, निपॉन इंडिया, बंधन और एसबीआई लार्ज एंड मिड आपको होल्ड करना चाहिए। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, वहां से आपको निकास करना चाहिए, वहां से आपने एग्जिट करना चाहिए। मैं ये क्यों कहता हूँ बैलेंस एडवांटेज फंड्स फायदा नहीं करेंगे, आपको अगर एसेट एलोकेशन करना है तो वो पोर्टफोलियो के लेवल पे करना चाहिए, स्कीम लेवल पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निफ्टी 500 एक इंडेक्स फंड है, इंडिया में अल्फा जनरेट होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आपने निवेश नहीं रखना चाहिए। ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए और एसबीआई गोल्ड में जो आपने निवेश किया है वहां से आपको निकलना चाहिए। तो ये 3 फंड से एग्जिट का कॉल दूंगा। कहां पे निवेश करना चाहिए? डीएसपी लार्ज एंड मिड में आप निवेश कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड में आप डाल सकते हो, कैनरा रेबेको मल्टी कैप फंड में आप निवेश कर सकते हो। ये हुआ आपके पोर्टफोलियो के बारे में सलाह। आपके वाइफ के पोर्टफोलियो को देखते हुए मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। कुछ फंड है जो सेक्टोरल फंड है, सेक्टोरल फंड्स में जनरली मैं निवेश करने के लिए मना करता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि उसमें निवेश और निकास की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और अगर हमारे पास एक डे जॉब है तो वहां पे हमने फोकस नहीं करना चाहिए, हमने ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स में ही निवेश करना चाहिए। तो अगर आपके वाइफ का पोर्टफोलियो देखूं तो मैं कहूंगा कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी मिड कैप है, आपने होल्ड करना चाहिए। लेकिन जो डिफेंस और मल्टी एसेट फंड है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं या हाइब्रिड फंड्स होते हैं, वहां पे आपने निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल्टी एसेट फंड का काम ये होता है कि वो एसेट एलोकेशन करता है और एसेट एलोकेशन स्कीम लेवल पे कभी नहीं होना चाहिए, वो पोर्टफोलियो लेवल पे होना चाहिए। और 3 फंड्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो बंधन लार्ज एंड मिड कैप में आप निवेश कर सकते हो, कोटक मल्टी कैप में कर सकते हो और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप निवेश कर सकते हो। तो ये 3 फंड है जहां पे आप निवेश कर सकते हो और जो आपके सिक्लिकल फंड्स है या फिर जो डिफेंस वाले फंड है वहां से आप निकास कर सकते हो। तो चलिए, ये रही सलाह आपके और आपके वाइफ के पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल और सवालों के जवाब देने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से, पंकज जमवाल दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। पंकज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, नमस्ते मैम। मैम मेरी SIP है, टोटल 5 है, टोटल भी आपको भेजा हुआ है मैम। मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर नेक्स्ट 15 साल में 2 करोड़, नेक्स्ट 15 सालों में 2 करोड़ का लक्ष्य है। पोर्टफोलियो की वैल्यू आपके 7 लाख है अभी पंकज? जी मैम। वो 6,000 रुपए महीना डाल रहे हैं आप? नहीं मैम, 70,000 17,000 आप डाल रहे हैं। ओके ठीक है, यस 17,000 आप डाल रहे हैं, करेक्ट। आई एम सो सॉरी, 6,000 नहीं 17,000 आप डाल रहे हैं। और 15 सालों में आपने 2 करोड़ का लक्ष्य बताया। जी मैम। ठीक है। एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है 7,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना एचडीएफसी मिड कैप में, सुंदरम स्मॉल कैप में 2,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना है आदित्य बिरला PSU इक्विटी फंड में और ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है, यहाँ भी 1,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। बताइए ऋषिकेश के पोर्टफोलियो पर आपके सजेशंस। जी पंकज जी नमस्ते। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं अगले 15 सालों 12 सालों में या 15 सालों में। क्या मैं मिस कर गया। तो हमारा लक्ष्य जो है वो 12 सालों का है या 15 सालों का है पंकज जी? करोड़ का लक्ष्य है। सॉरी, 15 सालों में 2 करोड़ का लक्ष्य है। 15 सालों में 2 करोड़ का लक्ष्य है। तो अगर हमारा 15 सालों में 2 करोड़ का लक्ष्य है तो फिलहाल जो हमारी स्ट्रैटेजी है, आपके पास 7 लाख रुपए है और आप 17,000 की SIP कर रहे हैं।
अगले 15 सालों में अगर 13% का रिटर्न आता है तो करीब करीब आपके पास 1 आध करोड़ रुपए की राशि जमा होगी। लेकिन यही आप अगर 20% का स्टेप अप कर लो तो वही राशि आपकी बढ़ के 2 करोड़ की हो जाएगी। तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको सबसे पहले तो 10% से चालू कीजिए, फिर 20% पे ले जाइए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आपकी राशि करीबन 2 करोड़ की हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज हमको ये देखनी है कि आपकी जो स्कीम्स है वो उसके ऊपर हमने क्या करना चाहिए। अगर मैं आपकी स्कीम्स देखूं तो सबसे पहली बात ये है कि आपका जो लार्ज कैप में थोड़ा अंडर एलोकेशन है। मैं हमेशा कहता हूं कि लार्ज कैप में 55% का एलोकेशन होना चाहिए, मिड कैप में 23% का होना चाहिए और स्मॉल कैप में 22% का होना चाहिए। तो थोड़ा बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। तभी स्कीम लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपने क्या क्या होल्ड करना चाहिए, क्या क्या निकास करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। तो होल्ड करने के लिए मैं आपके यहाँ पे आपके पास जो HDFC मिड कैप फंड है वहां पे आप निवेश करिए रखिए। और निकास के बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा आदित्य बिरला का SLPSU इक्विटी फंड है, वहां से आप एग्जिट कर सकते हो। आप ग्रो का टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में, जैसे पहले भी कहा था कि इंडेक्स फंड में निवेश ना करिए। इंडेक्स फंड में निवेश करने की वजह से आपके अल्फा बनने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। SBI फ्लेक्सी कैप से आपने निकलना चाहिए और सुंदरम स्मॉल कैप से आपने निकलना चाहिए। तो ये 4 फंड से जहां से आपने निकास करना चाहिए। और बची बात कहाँ निवेश कर सकते हो, तो कुछ 3 फंड है जिसके बारे में बात करूंगा। क्वांट लार्ज कैप में आप निवेश कर सकते हो, HDFC स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हो और DSP लार्ज एंड मिड कैप में आप निवेश कर सकते हो। तो ये 3 फंड्स में आप निवेश कीजिएगा। अब वो 4 फंड्स में निकास कीजिएगा, एग्जिट कीजिएगा, स्टॉप कर दिए वो SIP। और जो आपका HDFC मिड का फंड है उसको बरकरार रखिएगा। तो अगर ये आप कर लोगे तो आपका बैलेंसिंग भी हो जाएगा और आपकी जो स्टेप अप करने के वजह से जो आपने टारगेट रखा है 2 करोड़ का वो भी हासिल हो सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय रही आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली पंकज आपको बदलाव करना है। कई फंड्स हैं जिनसे आपको निकलने का सजेशन दिया गया है। इनफैक्ट आपके लिस्ट में एक HDFC मिड कैप है जिससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको निकलना ही है बाकी फंड से, जिसमें आदित्य बिरला PSU इक्विटी, ग्रो निफ्टी, टोटल मार्केट इंडेक्स, SBI फ्लेक्सी कैप और सुंदरम स्मॉल कैप शामिल हैं। 3 नए नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जिसमें क्वांट लार्ज कैप, HDFC स्मॉल कैप और DSP लार्ज मिड कैप है। बात करते हैं आशुतोष राय से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। आशुतोष बताइए। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। और इनका सवाल है कि इनकी 24,700 की मंथली सिप चल रही है, 5 लाख इकट्ठा हुए हैं पोर्टफोलियो में, निवेश अवधि है 10 से 15 साल। कौन से फंड्स हैं? लगभग 10 म्यूचुअल फंड्स है। 24,700 की सिप के लिए 4,000 रुपये महीना डाल रहे हैं UTI बैलेंस एडवांटेज फंड में, जन 3-3 हजार 2 फंड्स में डाल रहे हैं, 3 फंड्स में इनफैक्ट, जिसमें 3000 ईच है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू मल्टी एसेट। देन 2000 ईच है 5 फंड्स में, जिसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन, कोटक ग्लोबल इनोवेशन, बंधन स्मॉल कैप और एक्सेस लिक्विड फंड में, और एक ओवरसीज फंड है 700 रुपीज पर मंथ का, जो कि एक्सेस ग्रेटर चाइना इक्विटी है। बताइए सजेशन। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात तो आशुतोष जी नमस्ते। आपका सवाल काफी अच्छा है कि आपकी करंट पोर्टफोलियो वैल्यू करीबन 5 लाख की है। आपकी उम्र जो है वो 45 साल की है और मंथली SIP 24,700 की है। निवेश की अवधि करीबन 10 से 15 साल दिखाई दे रही है। तो अगर 15 साल का होराइजन पकड़ के चलूं तो विदाउट स्टेप अप आपकी राशि करीबन 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख के करीब करीब होने की गुंजाइश है अगर 13% का रिटर्न आ जाता है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि अगर आप स्टेप अप करो तो क्या फायदा होगा आपको। अगर आपने 10% का स्टेप अप किया तो आपकी 1.59 करोड़ की राशि जो है वो बढ़ के 2.5 करोड़ की हो जाएगी। करीब करीब 1 करोड़ का फायदा होगा अगर आपने 10% का स्टेप अप किया तो ये एक स्ट्रक्चरल एक स्ट्रेटेजिक चेंज करने की सलाह दूंगा मैं आपको। दूसरी चीज है कि अगर आपका, मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि आपका जो मार्केट कैप एलोकेशन है उसको संतुलित रखना बहुत जरूरी है, जहां पे आपको 55% जो लार्ज कैप में रखना चाहिए, 23% जो है वो मिड कैप और 22% जो है वो स्मॉल कैप में रखना है। अभी वो करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो कुछ कैटेगरीज ऑफ फंड है जहां से आपको निकास करना चाहिए, जैसे मल्टी एसेट हो गया, थीमेटिक हो गया, फंड ऑफ फंड हो गया। यहाँ पे आपने निवेश नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल फंड्स होते वहां पे आपने निवेश नहीं करना चाहिए। स्कीम लेवल पे अगर बात करूं तो आपका बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड जो है वहां वो आप होल्ड कर सकते हो।
आप निकास कहाँ से कर सकते हो, आपकी बहुत लंबी लिस्ट है फंड्स की, तो मैं निकास थोड़ा टेपर डाउन करने को बोलूंगा कि नंबर ऑफ स्कीम्स कम रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में। आप एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड, जैसे मैंने इंटरनेशनल इक्विटी के बारे में कहा था, एक्सिस लिक्विड फंड से आप निकास कर सकते हो, अनलेस आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, थोड़े पैसे रख सकते हो वहां पे। आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड, यहाँ से आप निकल सकते हो। यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड से निकल सकते हो। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी और सेक्टोरल फंड से आप निकल सकते हो। रहे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दो फंड्स की बात करूंगा। एक है कैनरा रिबोको का मल्टी कैप फंड और दूसरा है बंधन लार्ज मिड कैप फंड। तो ये दो जगहों पे मैं आपको निवेश करने की सलाह दूंगा। तो आपके पोर्टफोलियो के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप ये मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ फंड्स है, उनमें आप निवेश ना कीजिए। ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी में ही निवेश कीजिएगा, वहां पे अल्फा बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। म्यूचुअल फंड में इंसान जब तभी निवेश करता है जब आपको निफ्टी प्लस 2-3% का रिटर्न चाहिए होता है। निफ्टी जितना रिटर्न चाहिए तो आपको इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो, पर वो सब मेरी सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया में 2 से 3% का अल्फा कमाना बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो आपने ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ये मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। तो ये रही आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त है। थैंक यू ऋषिकेश आने के लिए शो में, और सभी व्यूअर्स की जो उलझन है उनको सुलझाने के लिए शुक्रिया। जो ऋषिकेश के टॉप 4 फंड्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप उनकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहे ऋषिकेश के टॉप पिक्स, आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। इसी के साथ शो में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।